पीछे छिपी नीयत को खोलकर दिखा दिया है। और तो बीजेपी में अगर उन्होंने जो कुछ कहा तो बीजेपी में हाय तौबा मच गई। आरोप लगने शुरू हो गए कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की बुराई करते हैं और विदेशी आकाओं को खुश करते हैं। ऐसे में अब यह देखना जरूरी है कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया या राहुल गांधी ऐसा क्या कह देते हैं कि बीजेपी को वो देश की बुराई लगती है। जरा इस बयान को सुनिए, क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। जरा पहले आप सुन लीजिए, अंग्रेजी में है और बहुत साधारण अंग्रेजी बोलते हैं राहुल गांधी, आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। आगे इसका हिंदी अनुवाद भी बताऊंगा कि कह क्या रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन फिर भी सुनिए। Right. So even when I say, when I talk about the attack on the voting system, the reason they're attacking the voting system is they fundamentally don't believe that every Indian is equal. In their mind, and I've spoken to them, I know them, I talk to them. In their mind, there is no way a Dalit person is the same as an upper caste person. They cannot even they can't even compute that. Right? And that's to me the real revolution in India in 1947. That we said that actually every language, every religion, every idea in India is equal. And if you think about it, without, dissing the Europeans, no, seriously, sometimes they come to me, and so they're struggling to build an economic union, okay? We built an economic union and a political union in 1947. तो यहां राहुल गांधी गैर बराबरी का जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी या उसकी विचारधारा को मानने वाले लोग बराबरी में यकीन ही नहीं करते हैं। वो नहीं मान सकते कि एक दलित और एक उच्च जाति वाले में बराबरी है। वो वोटिंग सिस्टम पर हमला इसलिए करते हैं क्योंकि वो मूल रूप से ये नहीं मानते हैं कि हर भारतीय बराबर है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में 1947 की असली क्रांति यानी आजादी मेरे हिसाब से यही थी, जो असली क्रांति थी कि हमने कहा कि भारत की हर भाषा, हर धर्म और हर विचार बराबर है। अब आप खुद सोचिए कि यहां ऐसी कौन सी बात की गई, कौन सी बात राहुल गांधी ने कही जिसमें देश की बुराई हो गई है। असल में बीजेपी की नजरों में मोदी ही देश हो चुके हैं और मोदी की सरकार जो है, मोदी सरकार की बुराई या बीजेपी की विचारधारा की आलोचना देश की आलोचना हो जाती है। और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी ने बर्लिन में कहा है कि भारत में बहुत से लोग प्रधानमंत्री मोदी को सपोर्ट करते हैं, बहुत से लोग उनकी विचारधारा और भारत के बारे में उनके विजन से सहमत नहीं हैं। हमें लगता है, यानी राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमें लगता है कि यह विजन फेल हो जाएगा और इसमें बहुत सारी समस्याएं भी हैं। जरा सुन लीजिए इस बाइट को राहुल गांधी की। We cannot, there is a number of people in India who support Mr. Modi, and we cannot get away from that fact. But we do not, a lot of us do not agree with his ideology. We do not agree with the vision of India that he has. We think that the vision will fail. We think that the vision has tremendous problems, will create massive tension in India, will make Indian people fight with each other. So we will fight it, right? And it's a clash between two visions of India. तो आपने देख लिया, सुन लिया, यहां राहुल गांधी साफ साफ नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए अपनी बात रख रहे हैं। आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने देश में वोट चोरी का जिक्र भी किया और बताया कि कैसे एक व्यक्ति एक वोट का हक खत्म किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बेरोजगारी के सवाल पर कहा कि जब देश में उत्पादन नहीं होगा तो रोजगार भी नहीं बढ़ेंगे। नोटबंदी से लेकर जीएसटी तक और वोट चोरी से लेकर संविधान बचाने तक हर मुद्दे पर राहुल गांधी ने अपनी बातें कही हैं, जिसमें अब बीजेपी देश विरोधी तत्व को ढूंढ रही है कि कैसे यहां पर निकाला जाए कि राहुल गांधी देश विरोध कर रहे हैं। खैर, बीजेपी की परेशानी का यह अकेला कारण नहीं है दोस्तों। आज एक अदालती फैसले से भी बीजेपी को झटका लगा है। आप जानते हैं कि 2015 में उत्तर प्रदेश में अखलाक नाम के शख्स की गौ मांस के शक में की गई मॉब लिंचिंग के बाद मोदी सरकार पर सवाल उठे थे। उसके बाद देश में कई और ऐसे मामले हुए, लेकिन बीजेपी फिर भी यही दावा कर रही है कि वो किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रही। लेकिन आज
अदालत के फैसले ने इस दावे की पोल खोलकर रख दी है। दरअसल योगी सरकार ने अखलाक मामले में दर्ज मुकदमों को वापस लेने की याचिका अदालत में दर्ज की थी, दाखिल की थी, जिसे सूरजपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया है। अदालत ने अभियोजन पक्ष की ओर से केस वापसी के लिए दाखिल अर्जी को पूरी तरह आधारहीन और महत्वहीन करार देते हुए इसे निरस्त कर दिया। कोर्ट का कहना है कि इस तरह की याचिका स्वीकार करने का कोई कानूनी आधार नहीं बनता है। आपको बता दूं कि इस मामले में कई आरोपियों पर हत्या, दंगा और अन्य गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा चल रहा है। अब उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका खारिज होने से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। वहीं बांग्लादेश का जिक्र करना यहां जरूरी है। मॉब लिंचिंग यहां तो मॉब लिंचिंग उधर भी। बांग्लादेश के साथ अब तक के सबसे खराब रिलेशन, सबसे खराब संबंधों के दौर में भारत पहुंच गया है। दोनों देशों ने एक दूसरे के लिए वीजा सेवाएं निलंबित कर दी हैं, सस्पेंड कर दी हैं। और जिस तरह की नफरती खबरें फैलाई जा रही हैं, उसके बाद पाकिस्तान जैसा एक और दुश्मन बांग्लादेश के तौर पर खड़ा करने की तैयारी दिख रही है। इसमें निश्चित ही बांग्लादेश की यूनुस सरकार जिम्मेदार है, जो कट्टरपंथियों को भारत के खिलाफ बढ़ावा दे रही है। लेकिन भारत में भी कट्टरपंथी इस आग को भड़काने का काम कर रहे हैं, जबकि अमेरिका जैसे देशों को अब इन मामलों के बहाने दखल अंदाजी का मौका मिल रहा है। आपको बता दूं कि वीजा सेवाएं रोकने के बाद बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय दूत को तलब किया और भारत में स्थित बांग्लादेशी मिशनों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। इससे पहले भारत भी ढाका में बिगड़ती कानून व्यवस्था और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश के उच्चायुक्त रियाज हमीदुल्लाह को तलब कर चुका है। भारत ने साफ शब्दों में कहा है कि बांग्लादेश में राजनयिक परिसरों और अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को लेकर हालात चिंताजनक हैं और इस पर तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर आज विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने दिल्ली और कोलकाता समेत 6 राज्यों में प्रदर्शन भी किया है। दिल्ली में तो बांग्लादेश उच्चायोग यानी बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन किया गया, विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने प्रदर्शन किया। और वहीं कोलकाता में इसे सियासी रंग में रंगने की कोशिश हुई, यानी कोलकाता में जो प्रदर्शन था उसे आप अगर देखें तो कहीं ना कहीं वो सियासी रंग में रंगने की कोशिश, और मीडिया जो है वो अपना काम कर ही रहा है। किसी भी ढंग से चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाना है, उसके लिए कोई मरे कोई जिए कोई फर्क नहीं पड़ता। मीडिया भी आग में घी डालने का काम करता है। ये तस्वीरें आप देखिए, कुछ तस्वीरें दिल्ली की, कुछ तस्वीरें कोलकाता की हैं। वही क्रिसमस से पहले, क्योंकि आज 23 तारीख है, परसों क्रिसमस है, पूरी दुनिया में क्रिसमस मनाया जाता है और क्रिसमस से पहले देश में ईसाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा भी खड़ा हो गया है। द कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया यानी सीबीसीआई कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया ने क्रिसमस के दौरान विभिन्न राज्यों में ईसाइयों पर कथित हमलों में चिंताजनक बढ़ोतरी की निंदा की है और कहा है कि इससे भारत के संविधान में निहित धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को गंभीर नुकसान पहुंचता है। सीबीसीआई ने कहा है कि मध्य प्रदेश के जबलपुर से आए एक वीडियो ने उन्हें विशेष रूप से हैरान कर दिया है, जिसमें क्रिसमस कार्यक्रम में शामिल हुई दृष्टिहीन महिला को भाजपा नेता अंजू भार्गव ने सार्वजनिक रूप से अपशब्द कहे और शारीरिक रूप से परेशान किया। कैथोलिक बिशप संगठन ने गृह मंत्री अमित शाह से अपील की है कि कानून के सख्त पालन और ईसाई समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि क्रिसमस शांतिपूर्ण मनाया जा सके। आपको बता दूं दोस्तों कि दिल्ली में भी कुछ महिलाओं ने सेंटा क्लॉज की टोपी पहनने पर कुछ लोगों ने, महिलाओं ने पहना और कुछ लोगों ने उन्हें परेशान किया। अब इन मामलों के लिए भी क्या बीजेपी नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराएगी या राहुल गांधी को देश विरोधी साबित करेगी? यह सवाल भी यहां खड़ा होता है, क्योंकि किसी भी ढंग की परेशानी अगर देश में आती है, किसी भी ढंग की परेशानी अगर बीजेपी को झेलनी पड़ती है तो सामने खड़े हो जाते हैं, खड़े कर दिए जाते हैं बीजेपी की तरफ से देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और आज की तारीख में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी। क्या इन तमाम मसलों के लिए, चाहे बांग्लादेश का मामला हो, चाहे क्रिश्चियंस का, ईसाइयों का मामला हो, आप लाल टोपी, अभी जो क्रिसमस पे कई बच्चे तो खेलते खेलते, ये एक ग्लैमरस चीजें भी आजकल हो गई हैं, उसको उस हिसाब से देखते हुए अपने यहाँ भी हर धर्म, हर जाति, हर पर्व त्योहार हर ढंग से उसको मनाने की एक परंपरा रही है और उसको मनाया जाता रहा है। लेकिन उसको लेकर अब इस ढंग से सियासी रंग में रंगने की कोशिश, कोई भगवा रंग में तो कोई लाल रंग में, कोई हरा रंग में अगर करने की कोशिश करे तो क्या कहा जाए।
आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस पर उंगली उठाकर बीजेपी अपनी जिम्मेदारियों से बरी हो सकेगी। नई सियासी चाल में कैसे फंस गई है बीजेपी और इन सब के बीच राहुल गांधी ने कैसे बढ़ा दी है टेंशन बीजेपी की। आइए इसकी पोल खोलने की कोशिश करते हैं, इसको जानने समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। अभी दो वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, एक गैप के बाद, एक अरसे के बाद आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, और प्रेम कुमार जी आपका भी स्वागत है। और स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। खबरें बहुत हैं, बांग्लादेश की खबरें, और बांग्लादेश को कैसे यहां भुनाने की कोशिश हो रही है। ठीक है, बांग्लादेश में जो हुआ वो गलत हुआ, हमारे देश में भी बहुत सारी चीजें पिछले 10-12 सालों में हुई हैं और उससे पहले भी हुई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी ही, लेकिन अभी वो संख्या बढ़ गई और उससे पहले। लेकिन इसको सियासी रंग में क्यों रंगा जा रहा है, यह समझने की जरूरत है। और जरा उसके तार को जोड़ें तो कोलकाता में थे आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत। 3 दिन पहले उन्होंने कहा कि बंगाल के हिंदुओं को एकजुट हो जाना चाहिए। उसके बाद से देखिए क्या हो रहा है, उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले चलते हैं बर्लिन में। राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है, तस्वीर राहुल गांधी की आप देख रहे हैं। राहुल गांधी ने बर्लिन में जो कुछ कहा है, उससे बीजेपी की टेंशन क्यों बढ़ जाती है, बीजेपी क्यों परेशान हो जाती है और बीजेपी क्यों यह आरोप लगाती है राहुल गांधी पे, कांग्रेस पार्टी पे, कि राहुल गांधी देश विरोधी बात करते हैं जाकर। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल वही बात कह रहे हैं जो बात यहां कहते हैं। राहुल गांधी ने क्या नया कह दिया? राहुल गांधी ने एक बाइट, आपने दूसरी बाइट सुनी थी जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि हैं लोग भारत में जो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो संख्या धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की जो अपना स्टाइल काम करने का है, नरेंद्र मोदी जिस हिसाब से देश के संविधान को खोखला कर रहे हैं, वो उन्हें कमजोर करेगा। क्या गलत कहा उन्होंने? आते हैं पहले राहुल गांधी के इन्हीं बहुत सारी बातें राहुल गांधी ने कही हैं। लगभग 1.5 घंटे का ये कन्वर्सेशन है और उस बातों को, विचारों को जरा यहां रखने की कोशिश। ईडी, सीबीआई, जांच एजेंसियां, चुनाव आयोग, तीनों जो पिलर हैं हमारे लोकतंत्र के, जिसमें आप जानते हैं कि विधायिका है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, इन तीनों का जिक्र राहुल गांधी ने किया है। सब कुछ यहां पर डेमोक्रेटिक इंडिया की डेमोक्रेसी की बात की है। प्रेम कुमार जी आपके पास सबसे पहले, फिर सिद्धार्थ जी के पास आता हूं। कैसे देखा जाए, और जरा इसमें वो तार खोजने की कोशिश कीजिए कि कहां राहुल गांधी देश विरोधी बात कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो वो भी बताइए, नहीं कर रहे हैं तो वो भी बताइए। प्रेम कुमार जी। जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, जब जब राहुल गांधी विदेश में जाते हैं तो ये जो भी बात होती है, उस बात में नरेंद्र मोदी की सरकार में जो दिक्कतें हैं उसकी चर्चा होती है, लोकतंत्र को जो खतरा पैदा हुआ है उसकी चर्चा होती है, जो सांप्रदायिकता है उसकी चर्चा होती है, जो समाज में अनरेस्ट है किसी भी वजह से उसकी चर्चा होती है। तो ये जो चर्चा है, ये चर्चा भारत के खिलाफ न होकर मोदी सरकार की विफलता को से जुड़ी हुई चर्चा है। और नेता प्रतिपक्ष या किसी कांग्रेस पार्टी के नेता के तौर पर भी, जब वो नहीं भी थे नेता प्रतिपक्ष, तब भी उनको पूरा अख्तियार था कि वो अपनी सरकार की नाकामियों के बारे में चर्चा करें। और ये चर्चा विदेश में का क्या मतलब है? विदेश में भारतीय समुदायों के बीच या फिर कहीं स्वतंत्र रूप से विचार रखते हुए जब वो बात रखते हैं तो लोग अपेक्षा रखते हैं कि राहुल गांधी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश से आए हैं तो वो खुल करके अपने देश की व्यवस्था के बारे में भी बात करेंगे। तो आज अगर राहुल गांधी, जो कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश से जुड़े हैं, वो ये महसूस करते हैं कि भारत का लोकतंत्र जो है वो उसका अपहरण हो रहा है और यहाँ की जो संवैधानिक संस्थानें हैं वो हथियार के रूप में इस्तेमाल हो रही हैं अपोजिशन के खिलाफ, तो ये चिंता का विषय है लोकतंत्र के लिए और दुनिया के लिए भी चिंता का विषय है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ये स्थिति है और वहां के नेता प्रतिपक्ष और देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता ऐसा कह रहे हैं। तो ये चिंता का विषय है, लेकिन यही चिंता, इसका काउंटर करने का तरीका बीजेपी के पास नहीं है, उनकी सरकार के पास नहीं है। तो ये बहुत आसानी से वो बोलते हैं कि ये भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, क्योंकि भारत के खिलाफ बोलना, देश के खिलाफ बोलना, ये बोलना बहुत आसान है। अगर राहुल गांधी वाकई देश के खिलाफ बोल रहे हैं तो एक मुकदमा कर दीजिए,
भारत के संविधान के हिसाब से उनको सजा मिल जाएगी अगर वो वास्तव में कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा कोई पॉइंट आज तक राहुल गांधी के खिलाफ सरकार खोज नहीं पाई है कि राहुल गांधी को विदेश में दिए गए उनके किसी भाषण के लिए प्रोसिक्यूट किया जा सके। ऐसा कोई पॉइंट नहीं खोज पाई है। तो इसी बात से हम ये समझ सकते हैं कि ये राहुल गांधी को देश के खिलाफ बोलना, ये भी एक पूरे मशीनरी को वो विपनाइज्ड करना है राहुल गांधी के खिलाफ। ये अपने आप में उनको देश विरोधी बोलना, गद्दार बोलना, ये वेपनाइज करना है। जो बात राहुल गांधी कह रहे हैं उसी की पुष्टि होती है। तो ये इस तरह से इस बार भी राहुल गांधी ने जो कहा है वो क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हमारे यहाँ ईडी है, सीबीआई है, ये सब संवैधानिक संस्थानें हैं, लेकिन क्या ये संस्थानें बीजेपी के नेताओं के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन करती हैं? नहीं करती हैं। वो सारे इनकी इन्वेस्टिगेशंस अपोजिशन के खिलाफ होती हैं। चुनाव, वो कह रहे हैं कि आज का जो चुनाव का सिस्टम है वो बिल्कुल उसको एक तरह से हैक कर लिया गया है। और लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हम केवल क्वेश्चन पूछते हुए नहीं रहेंगे, हम इसका सॉल्यूशन लेकर के आएंगे। अभी तक लोग क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी क्या करते हैं? बस सवाल पूछते हैं, सवाल पूछते हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने उससे एक स्टेप आगे कहा है कि हम सवाल नहीं पूछेंगे, सवाल पूछते हुए हम इसका सॉल्यूशन भी खोजेंगे। यहां वो एक बात कहते हैं कि देश में वैचारिक तौर पर दो धाराएं हैं, लेकिन उनमें से जो अपोजिशन है, अपोजिशन की ज्यादातर पार्टियों में एक कॉमन सोच है। वो कॉमन सोच क्या है? वो कॉमन सोच है, आरएसएस के विचारों को वो नहीं मानते हैं, सांप्रदायिकता के विचारों को वो नहीं मानते हैं। तो ये जो कॉमन सोच है, इसी वजह से इंडिया गठबंधन खड़ा है। तो इस कॉमन सोच को एक साथ केवल इलेक्शन के समय में चुनाव लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन ना हो, ये बात भी राहुल गांधी दोहरा रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि इसको वैचारिक आधार पर मजबूत करने और जो अपोजिशन के अगेंस्ट में वेपनाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस हुआ है, उसके खिलाफ एक मजबूत लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। इस बात को राहुल गांधी इंगित कर रहे हैं। जी, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं यहां पे? लेकिन राहुल गांधी ने क्या कह दिया कि यहां बीजेपी परेशान हो जाती? बीजेपी कहती है कि देश विरोधी बयान देते हैं राहुल गांधी, जाकर देश विरोध की बात करते हैं राहुल गांधी। हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी भी जुड़ गए। प्रोफेसर साहब, बहुत दिनों बाद आप भी देखिए, दो हमारे साथी, सिद्धार्थ जी भी और आप भी, दोनों एक लंबे गैप के बाद, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आज हम कर रहे हैं। सिद्धार्थ जी, पहले आपके पास आता हूं, फिर प्रोफेसर रविकांत जी के पास। प्रोफेसर रविकांत जी, आप जानते हैं कि अब कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, लेकिन मैं आपको, प्रोफेसर साहब, आपको मैं अपने एक अच्छे एनालिस्ट के रूप में ही जानता हूं और वही मानता हूं, और उसी हिसाब से मैं आपके विचार यहां पर, आपके विश्लेषण यहां रखूंगा भी अपने तमाम साथियों के बीच। और हमारे साथी आपको काफी मिस भी करते हैं, हमारे दर्शक साथी जो इस कार्यक्रम को देखते हैं आपको मिस भी करते हैं काफी, तो बीच बीच में ऐसे ही आ जाया कीजिए। मैं जानता हूं कि काफी व्यस्त हैं आप, नेशनल चैनल्स पे लगातार आपको बैठना पड़ता है, तो आपकी व्यस्तता समझ रहा हूं, लेकिन फिर भी आया कीजिए यहां, आपके विचार सुनते हैं और पसंद करते हैं हमारे तमाम दर्शक साथी। लेकिन सिद्धार्थ जी, क्या आप इसमें खोज के निकाल पाए कि राहुल गांधी ने देश विरोधी बात क्या कर दी? निकाल पाए हो तो प्लीज रखिए, बिल्कुल जरूरी है कि कम से कम समझूं। तो मैं तो दिन भर इसको पूरे, वो लगभग 1.5 घंटे का वीडियो है और उसके एक एक शब्द को, सब कुछ अंग्रेजी जितनी आती है उस हिसाब से मैंने समझने की कोशिश की, लेकिन मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। लेकिन भाजपा के लोगों को शायद अंग्रेजी ज्यादा आती है और वो उसमें से कुछ देश विरोधी तत्व निकाल लेते हैं। आप अगर निकाल पाए हो तो प्लीज बताइए, और नहीं तो क्या यहां राहुल गांधी गलत कह रहे हैं? देखिए राजीव जी, होता यह है कि 2 और 2 4 होता है। हिंदुस्तान में भी 4 होगा, बर्लिन में भी 4 होगा, चांद पर जाएंगे तभी 4 ही होगा। तो न तो 3.25 होगा, न 4.25 होगा। अब कोई आदमी हिंदुस्तान में बोले, बर्लिन में बोले या चांद पर जाके बोले कि 2 और 2 4 होता है, तो उसमें किसी को आपत्ति कैसे हो सकती है? अगर आपको आपत्ति हो रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है। क्योंकि आपको, किसी को अगर विश्व गुरु बनने का बहुत शौक है
तो दुनिया आपको देखेगी भी और बोलेगी भी, अच्छा हो तो अच्छा बोलेगी, बुरा हो तो बुरा बोलेगी। विराट कोहली अगर सेंचुरी मारेगा तो लोग ताली भी बजाएंगे, जीरो पर आउट होगा तो लोग हुटिंग भी करेंगे। तो जीरो पर आउट होकर विराट कोहली ये नहीं ना बोल सकता है कि हम सेंचुरी मारे, इस तरह से पूरा का पूरा स्टेडियम हमको ताली बजा के वापस पेविलियन भेजे। तो भाजपा के साथ दिक्कत यह है। दूसरी बात यह कि ये जो बर्लिन में जो कहा गया, दुनिया तो इस चीज को जानती है। दुनिया भर में एक काफी सारी ऐसी संस्थाएं हैं, दुनिया भर में 200 देश हैं, तो दुनिया में काफी सारी इस तरह की स्वतंत्र संस्थाएं हैं जो कि दुनिया भर के देशों में लोकतंत्र कितना मजबूत हुआ या कितना कमजोर हुआ उसका लेखा जोखा रखती हैं। वीडम नाम की एक संस्था है, सब लोग उसको जानता है, उसका एक चार्ट भी है। 2014 से लेके 2025 तक पिछले 11 साल में भारत में लोकतंत्र कमजोर हुआ है, ऐसा उसका ग्राफ बताता है। वो ग्राफ ही बताता है अपने आप में कि भारत में लोकतंत्र कमजोर हो रहा है। तो इसको कोई आदमी बर्लिन में जाके हिंदुस्तानी बोल रहा है, ये कोई खास बात नहीं है। दुनिया जिस चीज को जानती है, कहते हैं ना कि बिल्ली आंख बंद करके दूध पीती है, इसका क्या मतलब है कि दुनिया नहीं देख रही है क्या? दुनिया तो बिल्ली को दूध पीते हुए देख ही रही है। और दूसरी बात यह कि अगर किसी का कहा हुआ आपको बुरा लग रहा है कि भैया उसने कोई गलत बात की, तो आपको उसको सही करने में कौन रोक रहा है? भाजपा का तो ये तर्क होता है। ये जो आपके सामने चार्ट है ना, ये वीडम नाम की संस्था है, ये इसमें चार्ट में बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि 2014 के बाद से ये जो ढलान है भारत में लोकतंत्र का, जो ढलान है, भारत में लोकतंत्र कमजोर होते जा रहा है। ये हमारे ये कोई हिंदुस्तानी नहीं बोल रहा है, तो दुनिया भर की मीडिया बोल रही है, दुनिया भर के स्वतंत्र संस्थान बोल रहे हैं। तो 2 और 2 4 को अगर 4 कोई कह रहा है तो इसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन एक घड़ी के लिए हम मान लेते हैं कि आपको आपत्ति है, तो आप इसको 2 और 2 को 2.25 साबित कर दीजिए। कौन मना कर रहा है? किसी ने मना किया है क्या? जैसे कि भाजपा ये कहती है किसी को भी कि आप अगर बेकसूर हो तो आपको किसी की जांच से डर कैसा? वो कहती थी जिस समय उसने नोटबंदी लाई थी उस समय उसने कहा था कि आपके पास ब्लैक मनी नहीं है तो बैंक में जाके नोट बदलवा लीजिए ना, आपको क्या दिक्कत है? वो जब हेमंत सोरेन या अरविंद केजरीवाल को जेल में डालती थी तो यही कहती थी ना कि वो बेकसूर हैं तो छूट जाएंगे, उनको जांच से डर कैसा? तो अगर भाजपा को लगता है कि कोई आदमी मदर ऑफ डेमोक्रेसी का नाम खराब कर रहा है, तो लोक कल्याण मार्ग में जो प्रधान जी बैठे हुए हैं वो पूरे दुनिया भर के मीडिया वालों को बुला लें, एक दिन एक इंटरव्यू कर दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस 10 साल हो गया है नहीं किए हैं, करके उनके मुंह पर मार दें पूरा डाटा कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी हम कैसे हैं, पूरी दुनिया के सामने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखा दे। किसी ने मना किया है क्या? तो ये अगर आप मना किए, जो आप जिस चीज को कर सकते हैं खुद, वो अगर आप दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है। क्योंकि चोर के साथ दिक्कत ये होती है कि चोर चोरी तो करता है पर हर बार अपना तरीका और अपना निशाना उसको बदलना उसकी मजबूरी होती है। क्योंकि एक ही तरीके से चोरी करेगा, एक ही टारगेट को टारगेट करते रहेगा तो जल्दी पकड़ा जाएगा। तो ध्यान में हमें यह रखना है कि भाजपा जो है वो संगठन प्रधान पार्टी है, मतलब उसमें पार्टी के लिए डेडिकेटेड होकर काम करने वाले बहुत ज्यादा लोग हैं। बिहार में हमने देखा कि जहां सीपीआई जैसी राष्ट्रीय पार्टियों के पास 3000 बूथ लेवल एजेंट नहीं थे, वहीं पर भाजपा के पास 50,000 थे। ऊपर से एक एक बूथ में अगर 40 पन्ने होते हैं तो भाजपा तो एक एक पन्ने पर पन्ना प्रमुख, एक एक पेज पर पन्ना प्रमुख तक लगा के रखती है। तो इसका मतलब क्या है कि 2024, तो इसका मतलब यह है कि भाजपा को नीचे से अपने क्षेत्र से हर पोलिंग बूथ से फीडबैक जो दूसरी पार्टियों से ज्यादा बेहतर आता है। तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही भाजपा को यह अंदेशा हो गया था कि किसानों का क्रोध, बृजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों के चलते बेटियों का, महिलाओं का क्रोध, महिलाओं का गुस्सा, अब वो लोकप्रिय शायद नहीं रही। इसीलिए आपको याद कीजिए 2024 में इन्होंने सूरत में एक बड़ा मजेदार प्रयोग किया कि अपने बीजेपी के अलावा सारे कैंडिडेट से नाम वापस लिवा लिए, उन पर दबाव डाल के किसी का फर्जी सिग्नेचर करके। और आश्चर्य यह है कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी में सूरत के 20 लाख लोग बिना वोटिंग बूथ गए हुए, बिना उंगली पर निशान लगाए हुए उनका एक प्रतिनिधि चुन के लोकसभा में चला गया, क्योंकि कोई चुनाव ही नहीं लड़ा, अकेला भाजपा प्रत्याशी लड़ रहा था। इसीलिए चुनाव आयोग ने, केचुआ ने उसको निर्विरोध घोषित कर दिया। अब आश्चर्य आपको होगा ना कि जिस देश में किसी जनता ने वोट ही नहीं किया उसका प्रतिनिधि कैसे चुन लिया। तो ये पहला तरीका था, लेकिन ये तरीका बहुत बड़े स्तर पर नहीं कर सकते। तो अगला तरीका इन्होंने क्या अपनाया? जब चंडीगढ़ आया तो चुनाव अधिकारी अपना लगा दिया और कहा जिसने भी वोट किया उसका नाम काट के अपना नाम घुसा दो। अब संजोग ये कि वो आदमी को सीसीटीवी में कैद कर लिया गया, वो जाके सुप्रीम कोर्ट में हाथ जोड़ के माफी मांग लिया कि हाँ मैंने धांधली की है, तो वो दूसरा तरीका हो गया। अब तीसरा तरीका क्या था? जब महाराष्ट्र का चुनाव आया
तो 5:30 बजे तक जितने वोट पड़े थे, रात में 7 बजते बजते 50-60 लाख वोट बढ़ा दिए। मतलब बोगस वोटों की संख्या गिनती में कुल वोटर अचानक 50 लाख बढ़ा देते हैं। तो एक नया तरीका अपनाया। फिर हरियाणा आया, हरियाणा में इन्होंने क्या किया, महाराष्ट्र वाला तरीका नहीं अपनाया, 25 लाख फर्जी वोटरों का नाम डाल दिया। अब 25 लाख फर्जी वोटर डालने के कारण कुल वोट में, वोट शेयर में भाजपा, कांग्रेस को वोट ज्यादा आते हुए भी सीट शेयर में भाजपा जीतती हुई दिख गई। वो बस नहीं हुआ तो फिर दिल्ली आया। दिल्ली में इन्होंने क्या किया, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में जब पूरे भारत में जनसंख्या बढ़ रही है तो नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 40,000 वोटर घटा दिए। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में वो केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय क्या कहते हैं एमपी, उनके घरों पर 100-150 वोट बढ़ा दिए, हो गया। अब वो बस नहीं हुआ तो अब इन्होंने एसआईआर लाया। एसआईआर में क्या है, बड़ा आश्चर्य होता है हमको। लोकतंत्र में वोटर सरकार चुनता है, एसआईआर में सरकार ही वोटर चुन रही है। ये तो उल्टी गंगा बह रही है। लोकतंत्र मतलब क्या, लोकतंत्र में तो वोटर सरकार को चुनता है, यहाँ पर तो एसआईआर में सरकार ही पहले वोटर को चुन लेती है। तो मतलब भाजपा के साथ ये दिक्कत आ गई कि वो अब पता है भाजपा को कि वो इस देश में क्या कहते हैं लोकप्रिय नहीं रही। लोकसभा चुनाव का तो नतीजा अपने आप में बताता है कि इस देश के 140 करोड़ में से 115 करोड़ लोग भाजपा को वोट नहीं डालते। अभी हाल फिलहाल में इन्होंने बहुत जोर से गमछा लहराया था बिहार में भी गमछा लहराया, तो वोट शेयर जाके देख लीजिए, 10 में से 8 लोगों ने तो फिर भी बीजेपी को वोट नहीं डाला। 10 में से 8 लोगों ने अभी भी बीजेपी को वोट नहीं डाला। ये गमछा लहरा लेते हैं अलग बात है, भाजपा को अंदर खाने में पता है कि वो इस देश में लोकप्रिय नहीं रही है। अब क्योंकि वो लोकप्रिय नहीं रही, सत्ता पर ये केन प्रकारण बने रहना है, इसीलिए हर चुनाव में हर दिन एक नया शगुफा, एक नया तरीका अपनाते हैं। इंग्लिश में जिसे कहता है मोडस ऑपरेंडी, ये नया मोडस ऑपरेंडी बनाते हैं। अगर इनको किसी की भी बात पे किसी भी तरह की दिक्कत है तो वो जिस तरह से प्रेम जी ने कहा कि अगर आपको दिक्कत है तो आप किसी को अंदर जेल में कर दीजिए ना, लेकिन इनको पता है वो भी नहीं कर सकते। इन्होंने ऐसे सब लोगों को, पिछले बार आपको याद होगा पिछली लोकसभा में जब इनके पास 300 सीट का अकेले पूरे बहुमत में थे, तो इन्होंने सब तरह के क्या कहते हैं हथकंडे अपना लिए। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म करवा दी, महुआ मैत्रा को अंदर करवा दिया, संजय सिंह की राज्यसभा सदस्यता खत्म करवा दी। नतीजा क्या निकला, नतीजा सिफर आ गया, पूरी 240 की बैसाखी पर आ गए। तो इनको पता है कुछ चीजें, बिल्कुल इनको पता है कि, और ये चीज भाजपा को पता है, मेरे ख्याल से डीबी लाइव के दर्शकों को भी पता हो जाना चाहिए कि संविधान और कानून अलग अलग चीज होते हैं। संविधान नागरिकों का अधिकतम अधिकार और शासन के न्यूनतम अधिकार का दस्तावेज होता है, इसीलिए भारत के संविधान में नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन कानून जो होता है वो संविधान नहीं होता। कानून शासन के अधिकतम अधिकार और नागरिक के न्यूनतम अधिकारों का दस्तावेज होता है। उदाहरण के लिए भारतीय न्याय संहिता में, जो भारत के संविधान ने आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी है, भारतीय न्याय संहिता में आते आते उसमें 10 ठोक किंतु परंतु लगा देता है, ये होगा तो नहीं होगा। तो भाजपा क्या करती है, कानून के आधार पर किसी को जेल में डालना, गिरफ्तार करना, अंदर प्रताड़ित करने की कोशिश करती है। वो सोनम वांगचुक के साथ भी यही हुआ है। सोनम वांगचुक को इन्होंने अंदर तो डाल दिया इसी कानून के अंतर्गत, अभी तक वो जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं कि किस कारण से डाला। इसी तरह से होगा, यही काम इन्होंने हेमंत सोरेन के साथ भी किया, यही काम सोनम वांगचुक के साथ भी किया, यही काम अरविंद केजरीवाल के साथ भी किया। करते क्या है, कानून के आधार पर किसी को गिरफ्तार करके अंदर डाल देते हैं। 6 महीना बाद न्यायपालिका, क्योंकि न्यायपालिका कानून से ऊपर होती है, न्यायपालिका तो संविधान से चलती है, वो कहती है कि संविधान में तो इस व्यक्ति को स्वतंत्रता लिखी हुई है, इसको आप अंदर कैसे रख सकते हैं। तो जिस को अंदर करते हैं, संविधान उनको, न्यायपालिका संविधान का हवाला देके उनको स्वतंत्र कर देती है। तो अब मेरे ख्याल से, क्योंकि ये खुद 240 की बैसाखी पर आए हुए हैं, इस तरह का कोई भी क्या कहते हैं शगुफा छोड़ने के लिए, इस तरह का कोई हथकंडा अपनाने के लिए, इस तरह का जिसे इंग्लिश में मिस एडवेंचर कहते हैं, ये जिस समय 300 सीट पर थे उसी समय इन्होंने 2-4 लोगों को, विपक्ष के लोगों को संसद सदस्यता वगैरह खत्म करने की कोशिश की, तो उल्टा इनके ऊपर पड़ गया। मुझे नहीं लगता है कि इनके पास अभी फिलहाल इतनी हिम्मत है। इसीलिए इन्होंने क्या किया है, अपने जो प्रिटोरियन, इनकी एक जो सेना है, उस सेना को आगे किया है कि चलो चलो इस व्यक्ति को बदनाम करने की कोशिश करो कि ये विदेश में जाके आपका नाम खराब कर रहा है। अरे वो विदेश में जाके नाम खराब कर रहा है तो आप सारे विदेशी पत्रकारों को लोक कल्याण मार्ग में बुला लीजिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दीजिए, 10 साल हो गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दीजिए कि नहीं भैया, हमारे इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, केचुआ का चुनाव व्यवस्था बहुत अच्छी चलती है। वो जो सवाल पूछते हैं सबका जवाब दे दीजिए। कल सुबह जो वीडम वाले ग्राफ में आपको नीचे दिखा रहे हैं, कल सुबह उठते ही देखेंगे ऊपर दिखाने लगेंगे कि भैया ठीक हो गया है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सिद्धार्थ जी, बिल्कुल सही बात है कि या तो आप इन सवालों का जवाब दीजिए या आप ये कहना छोड़ दीजिए कि हाँ राहुल गांधी या विपक्ष के नेता इस देश के विरोध में बातें करते हैं, देश विरोधी बात करते हैं, और अगर देश विरोधी बात करते हैं तो उनके ऊपर यूएपीए लगा दीजिए। आपके लिए तो आसान है, बहुत आसान है। लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं कि राहुल गांधी ने, क्या आपको लगता है कि कुछ ऐसा गड़बड़ बातें कह दी हैं? और जब भी ये या इसको ये माना जाए कि वन लाइनर में कि राहुल गांधी का विदेश जाना बीजेपी को पसंद नहीं आता है, और उससे ज्यादा अगर और बढ़ें तो राहुल गांधी का विदेश में जाकर किसी को भी संबोधित करना वो और भी पसंद नहीं आता है, और उसके भी थोड़ा और आगे जाएं तो यह मान लिया जाए कि राहुल गांधी विदेश में अगर मुंह खोलेंगे तो वो देश विरोधी बात कहेंगे, ऐसा देश में अब मान लिया जाए। ये 3 लाइन आपके सामने रख रहा हूं, क्या ऐसा है या कुछ और है? और अगर ऐसा नहीं है और यहां यह बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से कि राहुल देश विरोधी बातें करते हैं, तो उसके काउंटर में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, जरा यह भी बताइएगा। बहुत शुक्रिया राजीव जी। सबसे पहले तो डीवी लाइव के दर्शकों का शुक्रिया, पूरे डीवी लाइव की टीम का बहुत शुक्रिया। और मुझे ये लगता है कि बीजेपी हर बार यही रोना रोती है, उसमें कुछ भी नया नहीं है। एक तो भारतीय जनता पार्टी को हर उस व्यक्ति से, केवल राहुल गांधी जी का मामला नहीं है, हर उस व्यक्ति से जो इस देश में संविधान की बात करता हो, जो इस देश में प्रेम और मोहब्बत की बात करता हो, भाईचारे की बात करता हो, धर्मनिरपेक्षता की बात करता हो, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके सम्मान की बात करता हो, मीडिया की स्वतंत्रता की बात करता हो, लोकतंत्र के मजबूती की बात करता हो, हर उससे इनको नफरत। अभी सिद्धार्थ जी जो बात कर रहे हैं लोकप्रिय नहीं बची, ये लोकप्रिय नहीं है बीजेपी, अब नफरत प्रिय और भक्त प्रिय केवल बची है। जो नफरती लोग हैं और जो केवल भक्त लोग हैं, बीजेपी केवल उनको पसंद है, बाकी इस देश के 90% लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी आपदा से कम नहीं जी। और इस देश का चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, पिछड़ा हो, महिलाएं हो और अल्पसंख्यक, ये जो तबका है वो भारतीय जनता पार्टी से बेहद परेशान है इस सरकार की कारगुजारियों से, नीतियों से। और राहुल गांधी जी की जो लोकप्रियता बढ़ी है, इन्होंने तो अरबों रुपया खर्च कर दिया उनकी इमेज को खराब करने के। लेकिन एक भारत जोड़ो यात्रा ने इस सत्ता के अहंकार और राहुल गांधी जी की जो छवि बनाई गई थी उसको खत्म कर, ध्वस्त कर। अब राहुल जी चाहे भारत में बात करें, अगर आप इस पर आए कि उन्होंने क्या कहा, राहुल गांधी ने कोई दीगर बात नहीं की कि जो भारत में नहीं कह रहे वो विदेश में जाकर के कह रहे। उन्होंने कहा कि इस देश में 2 पूंजीपतियों की सत्ता है, उनको केवल फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा जमा लिया गया है, संस्थागत जो भारत है उसको कब्जे में कर लिया गया है। उसके लिए ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स, इनको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनाव की जो पूरी मशीनरी है वो सत्ता पक्ष के साथ में खड़ी हो गई है और विपक्ष को चुनाव जबरिया हरवाया जा रहा है। हरियाणा में हम चुनाव जीते थे। अब राजीव जी मुझे ये बताइए कि इसमें से कौन सी ऐसी बात है जो राहुल गांधी ने जर्मनी में जाकर के कही है और भारत में वो नहीं कही। लेकिन समस्या ये है कि ये जो बाहर जो ढोल बजता है ना, वो युगांडा से, वो कोलंबिया से जो तमगे लेकर के मोदी जी आते हैं और यहाँ के लोगों के जो पहले से वो आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, उनको दिखाया जाता है कि साहब देखिए मोदी जी तो विश्व गुरु बनकर। विश्व गुरु क्या होता है यही बेचारों को नहीं पता है। दरअसल इन्हें एक ऐसा ही भारत चाहिए जो अनपढ़ हो, जो गरीब हो, जिस देश के लोग केवल आज्ञा पालक हो, 5 किलो राशन की लाइन में वो खड़े हों और उनका चाहे वोट का अधिकार खत्म कर दिया जाए या उनको लाइन में लगा करके उनको पीट दिया जाए, वो खामोश रहे।
और तो और जो सेलिब्रिटीज हैं उनको भी इतना दबा दिया गया है कि उनको कभी ताली और थाली बजाने के लिए कहा जाता है, कभी उनको ट्वीट करने के लिए कहा जाता है। मोदी जी के 75वें जन्मदिन पर क्या हो रहा था, और राहुल गांधी जी के कहीं भारत जोड़ो यात्रा की प्रशंसा कर दी जाए, या राहुल गांधी जो बातें कह रहे हैं उनके समर्थन में एक भी बात कह दी जाए तो उन पर शिकंजा कस जाता है। ईडी सीबीआई के छापे वहां पड़ने लगते। विपक्ष को तो छोड़ दीजिए, इस देश के बुद्धिजीवियों को अर्बन नक्सल कहा गया, पूरे अल्पसंख्यक को आपने पाकिस्तानी राष्ट्रद्रोही कह दिया। ये जो तमाशा आपने बनाया इस देश का, वो देश जो नेहरू जी के नेतृत्व में, जहां चाहे युगोस्लाविया हो या इंग्लैंड हो या रूस हो, ये बड़े बड़े उस समय के देश नेहरू जी के नेतृत्व को सैल्यूट करते थे। वो देश जब गरीब था। आज हालात क्या है? ट्रंप ने 60 बार से ज्यादा कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर खत्म कर दिया, जी, जवाब नहीं मिला। चाइना बार बार कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है, आपका जबान नहीं फूटा। और अब तो और छोड़ दिए, बांग्लादेश में भारत विरोधी वहां पर नारेबाजी नहीं हो रही, प्रदर्शन हो रहा। नेपाल में क्या हुआ? तो आप मुझे ये बताएं कि राहुल गांधी जी ने, मुझे लगता है, बहुत लिमिटेड बोला है। नरेंद्र मोदी ने जो इस देश को बना दिया है, अभी आज उड़ीसा से जो एक तस्वीर निकल करके आई है, उत्तर प्रदेश से निकल करके आई है, कि जहां ईसाइयों के खिलाफ, कहीं मुसलमानों के खिलाफ, कहीं दलितों के खिलाफ जो नफरत पैदा की जा रही है, लिंचिंग करने की हरकतें की जा रही हैं, वो देश की क्या इमेज बनाए। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी जी ने एक तो वही बातें दोहराई हैं, कोई उसमें नया नहीं कहा है, और वो सारी बातें वो भारत में भी कही। क्या इस देश का लोकतंत्र खतरे में नहीं है? क्या इस देश के न्यायपालिका के 4-4, 5-5 न्यायाधीश निकल करके नहीं आए हैं जिन्होंने कहा है कि न्यायपालिका को प्रेशर में लिया जा रहा है? ये कोई आज की बात है क्या? नोटबंदी से लेकर के और जीएसटी तक इस देश के आम आदमी से लेकर के और मध्य वर्ग तक, उच्च मध्य वर्ग तक, सबको आपने बदिया बना दिया। जो बोलेगा उस पर एफआईआर दर्ज होगी, और विपक्ष का कोई नेता होगा तो उसके पीछे सीबीआई छोड़ दी जाएगी। ये जो देश में घट रहा है, उसके लिए भी राहुल गांधी जी नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? सबसे बड़ी बात है, लीडर ऑफ अपोजिशन है और उनकी जिम्मेदारी ये है। मैं तो समझता हूं कि राहुल गांधी अपने दायित्व का निर्वाह बहुत ठीक ढंग से कर रहे हैं। देश की जमीन हो या जर्मनी हो या इंग्लैंड हो, ये बात तो कही जाएगी। और ये जो लोग हैं जो इस देश के आत्मा को खत्म करना चाहते हैं, जो भारत का विचार है, भारतीयता जो रही है, उसको खत्म करना चाहते हैं, संविधान को, डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को ये खत्म करना चाहते हैं, वो बात तो कही ही जाएगी। और जब ये लोग एक्सपोज होने लगते हैं तो चिल्लाने लगते हैं। इनके चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है, और वो एक प्लेटफॉर्म पर नहीं, जहां उसको हम जनता के बीच में, आम लोगों के बीच में, जैसे वोटिंग राइट के लिए लड़ रहे हैं, कभी वोटिंग राइट कराची अधिवेशन में किया गया था, संविधान में स्पष्ट रूप से उसका अधिकार किया गया, और आज अगर उस पर हमला ये सरकार कर रही है तो उसके लिए कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी, खड़ी रहेगी और आखिरी दम तक लड़ेगी। चाहे मनरेगा का सवाल हो, आम आदमी का, आम मजदूर का सवाल हो, उसके अधिकार के लिए, उसकी गारंटी के लिए भी कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस के पास संसाधनों की कमी। वो चुनावी बॉन्ड किसको मिले हैं ये सबको मालूम है, कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है। राहुल गांधी को, सोनिया जी को, जो वयोवृद्ध हैं, 50-50 घंटे ईडी बिठा करके पूछताछ करती, अपमानित करती है। शर्म नहीं आती इन लोगों को? और निकलता क्या है? खत्म। कुछ भी नहीं था, ये पहले से भी कहा जा रहा था। तो आप केवल अपमान करना चाहते हैं, और इस देश के लोग इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं? चुनावी मशीनरी के जरिए, मुझे लगता है कि ये भी कुछ दिनों का मामला है। चुनावी मशीनरी पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुकी है। अब शर्म नहीं आए ज्ञानेश कुमार को तो क्या करिए?
लेकिन इन लोगों का भी हिसाब किताब पूरा होगा। इतिहास तो इनको दर्ज करेगा ही। ये जो कानून है उस कानून के शिकंजे में भी आएंगे, ये भी राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है। और इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे भी चिल्लाते रहे, उनको तो राहुल गांधी नाम से ही उनको चैन नहीं आता है। उनको दिक्कत है कि साहब हम तो जर्मनी में एक्सपोज हो रहे हैं। तो इनको कतई कांग्रेस पार्टी को इनकी कोई परवाह नहीं है। और बात संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को बचाने की, इस देश के प्लेटफॉर्म पे हो या दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पर हो, वो कहीं भी जाएगी और देश के भीतर उसके लिए भी लड़ाई भी लड़ी जाएगी। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए, दोबारा आता हूं आपके पास। और बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रोफेसर रविकांत जी कह रहे थे, जरा एक बार फिर प्रेम कुमार जी, लेकिन बांग्लादेश का जो मामला चल रहा है और उसको जिस ढंग से अपने देश में तूल देने की कोशिश हुई है, आज देखिए 6 अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन हुए, यहां दिल्ली से लेकर कोलकाता तक, और खासकर पश्चिम बंगाल, असम, इन सब राज्यों पे इसका कितना असर पड़ सकता है। और इसमें जो राहुल गांधी पहले से कहते आए हैं कि देश को केरोसिन के देश में चारों तरफ केरोसिन छिड़क के रख दिया गया है, बस एक तीली की जरूरत है। और ये एक चेतावनी थी राहुल गांधी की। इसको किस हिसाब से आप देखते हैं, क्योंकि परिस्थितियां उसी हिसाब से ढाली जा रही है और हर चीज को सियासी रंग में रंगने की कोशिश है। कैसे इसको देखा जाए? भारत बांग्लादेश संबंध तो है ही, वो खराब है ही, लेकिन इन सब के बीच ये पूरा का पूरा मामला और इससे कैसे सियासी रंग देखने की हम कोशिश करें। जी राजीव जी, बांग्लादेश का तो जन्म ही भारत की पहल पर हुआ, पाकिस्तान से बटा, और वहाँ हिंदू और मुस्लिम मिलकर रहते आए। और इस बीच जब कभी भी डेमोक्रेटिक ताना बाना वहाँ का बिगड़ा तो वहाँ के अल्पसंख्यकों को मुश्किलें हुई। लेकिन हमारे देश की सरकार का जितना जब मजबूत प्रभाव रहा बांग्लादेश पर, तो वहाँ के हिंदू सुरक्षित रहे, और जब हमारे देश का प्रभाव बांग्लादेश पर घटा तब वहाँ हिंदू असुरक्षित हुए। और इसको इसी तरीके से देखें, आज वहाँ हिंदुओं पर जितने जुल्म हो रहे हैं, जितनी अत्याचार की घटनाएं हो रही हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि भारत की पकड़ बांग्लादेश पर उतनी कमजोर हुई है। आज भारत बांग्लादेश के राजदूत को बुला के कुछ पूछे तो तुरंत बांग्लादेश भी जवाब में पूछने लगता है। ऐसी हिम्मत हुई थी क्या कभी? ऐसी कभी हिम्मत नहीं हुई थी। तो ये किसकी कमजोरी है? लेकिन चूंकि हमारे देश में जो राजनीति होती है वो आपदा में अवसर वाली होती है, तो इस बांग्लादेश से लड़ने के बजाय लड़ाई हिंदुस्तान में ही छेड़ दो। वहां वो अल्पसंख्यक को मारे, अल्पसंख्यक के खिलाफ माहौल बनाए, तो यहां कैसे वैसा ही माहौल बनेगा, ताकि लोगों का डिस्ट्रैक्शन हो और पूरा मामला तुम हिंदुओं को मार रहे हो तो हम मुसलमान को मारेंगे, इस लिहाज इस हद तक ले जाने की सियासत है। लेकिन हिंदुस्तान चूंकि मजबूत डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहाँ लंबी परंपरा रही है सेकुलर फोर्सेस के और आपस में मिलजुल कर रहने की, इसलिए किसी हद तक ही वो कामयाब होते हैं, पूरी तरह से कामयाब नहीं होते हैं। अभी भी जो आज विश्व हिंदू परिषद और दूसरे सबको प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई कि बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं सो देखिए। हिंदुओं को बचाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, या मुसलमानों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? इसको तो क्लैरिफाई करना पड़ेगा। अगर आप बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं तो अपनी सरकार के खिलाफ आपको भी प्रदर्शन करना पड़ेगा। अपनी सरकार से मांग करनी पड़ेगी कि बांग्लादेश गुनाह कर रहा है अपने ही नागरिकों के साथ जो हिंदू है। ऐसा नहीं कि भारत के हिंदुओं के साथ में वहां अन्याय हो रहा है, बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं के साथ जो बांग्लादेश का नागरिक है उसको समान नागरिकता का व्यवहार नहीं दिया जा रहा है, इसका हम विरोध करते हैं। तो क्या ये आवाज यहाँ के दक्षिणपंथी ताकत उठा सकते हैं कि एक देश में सभी नागरिकों को समान अधिकार दीजिए, अल्पसंख्यक को भी वही अधिकार है जो बहुसंख्यक का है? यही तो हिंदुस्तान में सबकी मांग है।
क्यों विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी ये